So today what I have today, I have a very important author, Sarah Margaret Fuller. Already I told you that I will discuss some eminent critics and their important works. अभी तक हम लोगों ने जूडिथ बटलर को डिस्कस किया, मिशेल फूको को मैंने डिस्कस किया आपसे, और इसके अलावा सीमान दी बुआ को लेकर के मैंने बात किया था। आज हम लोग जो है सैरा मार्गरेट फुलर को लेके बात करेंगे, जो 19th सेंचुरी की आथर है और फेमिनिस्ट क्रिटिक भी है। उनका एक किताब है वुमन इन द 19th सेंचुरी, जो काफी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा मैंने आपको दो लेक्चर अपने मैंने रिकॉर्डिंग भेजा हुआ था, जो यूट्यूब चैनल पे मेरे हैं, और वो रिलेटेड था वर्जीनिया वुल्फ से, दो लेक्चर्स, और खास करके उनका किताब अ रूम ऑफ वंस ओन को लेकर के। तो आई थिंक दैट यू ऑल हैव गॉन थ्रू दैट लेक्चर एंड यू ऑल हैव कवर्ड। इफ यू हैव एनी पॉइंट या एनी क्वेरी, तो बाद में आप उससे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा इंडिविजुअली और इन ग्रुप। बट इन टूडेज क्लास आई विल गो विद सैरा मार्गरेट फुलर, एंड यू सी हियर कि शी वाज बोर्न ऑन 23rd May 1810। 19 जुलाई 1850 में उनकी मौत हो जाती है, मात्र एट द एज ऑफ 40, 40 साल की उम्र में सैरा मार्गरेट फुलर इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। और 19th सेंचुरी की प्रोमिनेंट क्रिटिक्स है। 19th सेंचुरी का मतलब कि दैट वाज द रोमांटिक एज, रोमांटिक और विक्टोरियन एज की। इनका पूरा नाम जो रहा है, कभी कभार इनको रिफर किया जाता है, समटाइम्स रिफर टू एज मार्गरेट फुलर ओजोली, मार्गरेट फुलर ओजोली के नाम से। was an American journalist, वो अमेरिकन जर्नलिस्ट, एडिटर, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड वुमन राइट्स एडवोकेट, ये सारी चीजें उनमें रही हुई। तो अगर आप देखेंगे, वी आर कवरिंग सारा मार्गरेट फुलर। शी वाज बोर्न ऑन 23rd May 1810, died 19 July 1850, sometimes referred to as मार्गरेट फुलर ओजोली। और कहाँ से बिलोंग करती है? अमेरिकन जर्नलिस्ट रही है, एडिटर रही है, क्रिटिक रही, ट्रांसलेटर एंड वुमेन्स राइट्स एडवोकेट, एसोसिएटेड विद द अमेरिकन ट्रांसीडेंटलिज्म मूवमेंट। और किस मूवमेंट से रिलेटेड थी? अमेरिकन ट्रांसीडेंटलिज्म। हम आपको एक दिन बात इस पर भी करेंगे कि ट्रांसीडेंटलिज्म मूवमेंट क्या था जो है। तो वो अमेरिकन ट्रांसीडेंटलिज्म मूवमेंट से शी वाज द फर्स्ट अमेरिकन फीमेल वॉर करेस्पॉन्डेंट एंड फुल टाइम बुक रिव्यूअर इन जर्नलिज्म। वो पहली अमेरिकन फीमेल वॉर करेस्पॉन्डेंट। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट अमेरिकन फीमेल वॉर करेस्पॉन्डेंट कौन रही है? तो फर्स्ट अमेरिकन फीमेल वॉर करेस्पॉन्डेंट आपकी दिस पार्टिकुलर, शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन फीमेल करेस्पॉन्डेंट एंड फुल बुक रिव्यूअर। और उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है 19th सेंचुरी, हर बुक वुमन इन द 19th सेंचुरी, ये कई बार पूछा जा चुका है, ये किसका क्रिएशन है, किसकी रचना है? उनकी जो किताब है हर बुक वुमन इन द 19th सेंचुरी इज कंसीडर्ड द फर्स्ट मेजर फेमिनिस्ट वर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब अगर आप देखते हैं कि ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में उनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क वुमन इन द 19th सेंचुरी रहा। 40 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई, दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। एंड शी वाज बोर्न ऑन 23rd May 1810, डाइड 19th July 1850, मार्गरेट फुलर, ऑल दीज थिंग्स वी सी या वी फाइंड। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज है कि सैरा मार्गरेट फुलर 23 मई 1810 को पैदा हुई है कैम्ब्रिज पोर्ट मैसाचुसेट्स यूएस में। 19 जुलाई 1850 एट द एज ऑफ 40 शी डाइड फायर आइलैंड में। ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या था? टीचिंग था। ये एक पेज में उनके बारे में जानकारी मिली हुई है। अब एक ये दूसरा पेज है जो जब पहली बार वो किताब आई थी न्यूयॉर्क में, वुमन इन द 19th सेंचुरी, और जो डेट दे रहा है 1845 दे रहा, उस समय का पहला एडिशन का ये पेज है। अब आपको कवर क्या करना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि सारा जेफरी कब मरी या कब पैदा हुई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि सॉरी, सारा जेफरी मैं कह रहा हूँ, मार्गरेट फुलर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि मार्गरेट फुलर आखिर उनका जो किताब है वुमन इन द 19th सेंचुरी,
उस बुक में उन्होंने किन चीजों को लेकर के बात किया हुआ है। यू विल कम टू नो कि उन्होंने जो बात किया है खास करके द बेसिस फॉर फुलर्स एसे करें कि जो फुलर का एसे है उसका जो बेसिस है इज द आइडिया दैट मैन विल राइटफुली इनहेरिट द अर्थ व्हेन ही बिकम्स एन एलिवेटेड बीइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवाइन लव। द बेसिस फॉर फुलर्स एसे इज द आइडिया, उनका जो एसे का आइडिया वह क्या है, दैट मैन विल राइटफुली, आदमी जो है क्या करेगा, राइटफुली पूरे अधिकार के साथ इनहेरिट करेगा, राज करेगा द अर्थ, अर्थ पर व्हेन ही बिकम्स एन एलिवेटेड बीइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवाइन लव, जब वह डिवाइन लव को समझने लगता है। There have been periods in time when the world was more awake to this love, but people are sleeping now. However, everyone has a part to become enlightened. Man cannot now find perfection because he is still burdened with selfish desire. ये अपने बुक में उन्होंने पूरा अपना आइडिया पेश किया हुआ है कि उनकी सोच क्या है। उन्होंने एक बात बताई और उन्होंने क्या कहा, मैन कैन नॉट नाउ फाइंड परफेक्शन, आज के समय में आदमी को परफेक्शन की प्राप्ति नहीं हो रही, बिकॉज ही इज बर्डन विद सेल्फिश डिजायर, क्योंकि वह जो है सेल्फिश डिजायर्स उसके अंदर है। माइंड के अंदर क्या, सेल्फिश डिजायर्स, स्वार्थ वाली भावना है। बट फुलर इज ऑप्टिमिस्टिक एंड सेज दैट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ न्यू अवेकनिंग, और फुलर एक कहती हैं कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि यह भी समय बदलेगा। तो एक चीज उन्होंने बहुत बहुत अच्छी बताई, उन्होंने कहा कि मैन जो है बहुत अच्छे ढंग से रूल कर सकता है इस धरती पर, और पूरा राइटफुली रूल कर सकता है अगर वह केवल डिवाइन लव की मीनिंग समझ ले कि डिवाइन लव क्या होता है। फिर उन्होंने कहा कि मैन जो है क्या है, बहुत स्वार्थी है और उसको परफेक्शन नहीं मिल पा रहा है। क्यों क्यों नहीं परफेक्शन, क्योंकि वह स्वार्थ के बोझ तले दबा हुआ है। लेकिन बट फुलर इज ऑप्टिमिस्टिक एंड सेज दैट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ न्यू अवेकनिंग, फुलर कहती नहीं, हम लोगों में एक नई अवेकनिंग आएगी। शी क्लेम्स दैट इन द पास्ट मैन लाइक आर्फियस फॉर यूरिडाइस हैज ऑलवेज कॉल्ड आउट फॉर वुमन, but soon will come the time when women will call for men, when they will be equals and share a mortgage, when they will be इक्वल। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा उन्होंने किसका उदाहरण दिया, आरपीएस का एग्जांपल दिया, यूरिडाइस का एग्जांपल दिया, और पूरा क्रक्स जो है, दे विल बी इक्वल, हु विल बी इक्वल। नाउ माय क्वेश्चन इज कि वुमन इन द 19th सेंचुरी, जो उनका टेक्स्ट है, जब आप उसकी समरी पढ़ रहे हैं तो उन्होंने तीन बातें बताई। दुनिया में इंसान तभी अच्छे ढंग से राज कर सकता है जब वह डिवाइन लव को समझेगा। ईश्वर के द्वारा दिया गया जो प्रेम है, उस प्रेम को जो है जेंडर की शक्ल ना दे करके, कल्चरल आइडेंटिटी में ना बांध करके, बल्कि ईश्वर के द्वारा दिए गए लव को, ईश्वर के का ने जिस रूप में बनाया फीमेल को, जो उसके राइट्स है उसको महत्व देते हुए करेगा, तब वह जो है रूल कर सकता है राइटफुली। एक पॉइंट। दूसरा चीज उन्होंने कहा, मैन आज के समय में परफेक्शन को नहीं प्राप्त कर पा रहा। क्यों नहीं प्राप्त कर रहा? क्योंकि वह स्वार्थ के बोझ तले दबा हुआ। उसका स्वार्थ क्या है, उसके अंदर, और वो रूल करना चाहता है और हर चीज में अपनी ताकत दिखाना चाहता है। इसी वजह से वह स्वार्थ के नशे में इतना डूबा हुआ है कि डिवाइन लव के महत्व को समझ नहीं पा रहा है। लेकिन उनका एक समय था जब हमेशा जो है, ये पास्ट में क्या होता था, मैन लाइक ऑर्फियस, जो ऑर्फियस जैसे मैन थे वो यूरिडाइस के लिए हुआ करते थे। मीन्स हमेशा जो है मैन जो है एक अपना पास्ट में भी उन्होंने हमेशा रूल किया, अपना इम्पोर्टेंस दिखाया। और लेकिन फिर वो कहते हैं समय बदलेगा जब वुमन अपना इम्पोर्टेंस दिखाएंगे और वुमन को बुलाया जाएगा मैन के लिए, वुमन को बुलाया जाएगा मैन के। वुमन विल बी इक्वल, दे विल बी इक्वल मीन्स कि वुमन विल बी इक्वल टू मेन। वुमन जो है एक समय आएगा जब इक्वल होगी, एंड शे मॉर्टगेज, और हर चीज में जो है क्या होगा, एक सौदेबाजी या एक अपनी बात को अच्छे ढंग से रखेंगे और अपनी बात को मनवाएंगे। According to Fuller, America has been hindered from reaching equality, inherited depravity from Europe.
ट्रीटमेंट ऑफ नेटिव एंड अफ्रीकन अमेरिकन। एक उन्होंने और इंपॉर्टेंट बात कही, अकॉर्डिंग टू फुलर अमेरिका हैज बीन हिंडर्ड फ्रॉम रीचिंग इक्वालिटी। अमेरिका में बाधाएं उत्पन्न हुई, अमेरिका में इक्वालिटी नहीं आ पाई बिकॉज इट इनहेरिटेड डिप्रेविटी। कारण है कि उसकी अपनी जो चीजें थी उसने उसको क्या कर दिया, जो उसका इनहेरिट था उसको उसने किनारे लगा दिया। क्यों? यूरोप के आने की वजह से। यूरोप के लोग जब आए तो यूरोप के लोगों ने अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी थोपी, चाहे वो जेंडर को लेके हो, सेक्स को लेकर के हो। तो जो उनका अमेरिका का जो अपना जो वहां की मिट्टी का जो कल्चर था, जो आइडियोलॉजी थी, वो किनारे लग गई। फिर उन्होंने ये बात कही कि इसके अलावा उसके ट्रीटमेंट में क्या था, जो नेटिव और अफ्रीकन अमेरिकन थे वो सब भी जो है उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। Fuller quotes the ancient Medes on how all people are equal and bound to each other. फुलर ने एंशियंट मेडेस का उदाहरण दिया और उन्होंने क्या बताया कि हर आदमी इक्वल है, ऑल पीपल आर इक्वल एंड बाउंड टू ईच अदर, और एक दूसरे से बंधा हुआ है। दोज हु इन्फ्रिंज ऑन अदर्स राइट्स आर कंडेम्ड। उन्होंने ये भी बताया कि पहले जो है जो किसी की अधिकारों को हनन करता था उसकी आलोचना की जाती थी। बट द बिगेस्ट sin इज हिपोक्रेसी। लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या है? वो है दोहरा चरित्र, हिपोक्रेसी, ढोंगीपन, दिखावटीपन। कैसा ढोंगीपन? ये कहने के लिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, जब लेकिन अधिकारों की बात आए तो आप हमारे साथ ना खड़े हो। और ये मैन के नेचर में है, हिपोक्रेसी। मैन नीड्स टू प्रैक्टिस डिवाइन लव एज वेल एज फील। कह रहे कि अगर इन सब से छुटकारा पाना है तो मैन को जरूरत है कि वह क्या करे, डिवाइन लव की प्रैक्टिस करे और इसको फील करे। एमंग दोज हु प्रैक्टिस इट आर द एबोलिशनिस्ट बिकॉज दे एक्ट ऑन देयर लव ऑफ ह्यूमैनिटी। मेनी वुमेन आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। और जो डिवाइन लव की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए क्या होता, उनके लिए ह्यूमैनिटी इज इम्पोर्टेंट। Those who believe in divine love, those who practice divine love, they believe in humanity. That is another important point. Fuller then begins to examine men and women in America. Fuller then begins to examine men and women in America. She observes that many people think that in marriage, man is the head of the house and woman the heart. कह रहे हैं कि सबसे बड़ा चीज ये होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब मैरिज होती है तो आदमी जो है क्या होता, वो घर का दिमाग है और औरत घर की दिल है। यह एक दूसरा पॉइंट है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन जैसा आपको लग रहा होगा कि मैन इज द हेड ऑफ द हाउस एंड वुमन हार्ट। जो आप हेड और हार्ट की बात आ रही है यहाँ पे, आप समझने की कोशिश करिए क्या है। सारा का सारा चीज दिमाग से चलता है। और ये कहा जाता है कि औरत इमोशनल होती है, औरत जज्बाती होती है, औरत दिल से काम लेती है, इंसान दिमाग से चलता है। तो इंसान का मतलब आदमी, तो आदमी चालाक प्रवृत्ति का वो अपने आप को दिखाता है। और वह क्या करता है कि वह बहुत सारी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें क्या करता है कि अपनी वाइफ से या है, और उसको यकीन दिला देता है कि जो तुम्हारा जो खूबसूरत दुनिया है वो मेरे बगैर पूरा नहीं है। और जो मैंने दुनिया बसाई है उस दुनिया की तुम रानी हो या तुम शहजादी हो उसका, लेकिन बगैर शहजादा के वो दुनिया अधूरी है। तो ये इमोशनल बातें, जैसे बहुत सारा एडवर्टीजमेंट यू कैन जस्ट सी, यू कैन जस्ट फाइंड। पॉइंट आपको हो रहा है? आवाज मेरी सबको जा रही है? जी सर। या ओके ओके। सो इस तरह का एक केमिस्ट्री रची जाती है और जिसमें कहा गया मैन इज द हेड ऑफ द हाउस एंड वुमन द हार्ट। यह एक बेसिक प्रॉब्लम है। Problems with the law derive from the Fuller then begins to examine men and women in America. She observes that many people ये इतना मैं कर चुका हूँ। Problems with the law, यहाँ से मुझे शुरू करना है। Problems with the law derive from the problem of woman being viewed as inferior। कह रहे प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वुमन को क्या देखा जाता है, इंफीरियर करके देखा जाता है।
ये बहुत सतही बातें उन्होंने कही है, जो शुरू में होता है कि जब मैरिज होती है तो मैरिज सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैरिज ऑकर्स बिटवीन मेल फीमेल, बिटवीन मैन एंड वुमन, घर चलाने के लिए, नई जनरेशन को धरती पर आने लाने के लिए। उसके बाद होता क्या है कि जब घर चलता है तो आप आदमी को कहा जाता है मैन इज द एंड ऑफ द हाउस और वुमन इज द हार्ट। तो ये जो स्लोगन दिया गया, एक तरफ इमोशन और दूसरी तरफ रिलीजन की बात कही गई है। और रूलिंग जो होती है दुनिया में वो इमोशन से नहीं होती। इमोशन से तो चीजें, हमने देखा कि दीवारें ढहती, किले ढहते इमोशन से। और रीजन में अ, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, अब मैं 1 मिनट के लिए अटेंड करूंगा। शामिल सर, आप क्लास में आए क्या?
आरिफा या इजहार, मेरी आवाज जा रही है? आर यू गेटिंग माई वॉइस? Yes, sir, you're getting my. Yes, sir. Yeah. Actually, I have some important call. Therefore, I feel regret that you have to wait some minutes. So I was telling you what I was telling you ki how you can understand, especially this particular point I was telling you, where you can go with this point ki problems with the law derive from the problems of women being viewed as inferior, कि women को कैसे देखा जाता था, inferiors के रूप में देखा जाता था, equal to children but not men, और वे क्या थे, equal to children थे but not men। आ, और ये देखा गया कि देखिए ये वर्ड पर आप जाइए कि प्रॉब्लम्स विद द लॉ डिराइव फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ वुमन बीइंग व्यूड। उन्होंने बताया वुमन को कैसा देखा गया, इंफीरियर देखा गया। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये एक पॉइंट है, अदर एक दूसरा पॉइंट है, और डिप्रीवेशन तीसरा पॉइंट है। और ये चीज की पेड वर्क अनपेड वर्क का कॉन्सेप्ट, और पुरुष जो है वो घर का दिमाग है, औरत घर का दिल है। इस तरह की तमाम स्टेटमेंट्स आपने देखा। लेकिन पूरा मेरा यहाँ पे पढ़ाने का मतलब यही है कि मार्गरेट फुलर की किताब द 19th सेंचुरी वुमन में आपको कैसे फेमिनिस्ट अप्रोच या फेमिनिज्म देखने को मिल रहा है, इक्वल टू चिल्ड्रन बट नॉट मेन। द ट्रूथ इज दैट वुमन नीड एक्सपेंशन एंड सीक टू बी लाइक मेन। ये एक बहुत उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि वुमन को अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए और किसके जैसा दिखने की कोशिश करना चाहिए, मेन जैसा दिखने की कोशिश करना चाहिए। मेन जैसा दिखने का मतलब ये कहीं से नहीं है कि वे अपने आप के अंदर मास्कुलिनिटी लाए, या मेन जैसा दिखने का मतलब ये नहीं है कि मेन जैसा छोटे बाल कर ले या मेन जैसा नेचर उनका हो जाए। नो, नॉट एट ऑल। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, फेसबुक पे मैं किसी का पढ़ रहा था, पर सावित्री बाई फूले जी का ही स्टेटमेंट था, अगर मुझे मैं गलत नहीं हूँ। उसमें किसी ने शेयर किया था, हिंदी नामा कोई हुआ है, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि अ, और औरत उसी दिन इंडिपेंडेंट हो जाएगी या शिक्षित हो जाएगी, या आप कह सकते हैं कि अपने में वो जो है आत्मनिर्भर बन जाएगी, जिस दिन औरत के दिमाग से ये निकल जाए कि उसको सुंदर नहीं दिखना है, बल्कि उसको जो है क्या दिखना है, उसको अपना समय सुंदरता पर सजने संवरने में ना खर्च करके शिक्षा को अर्जित करने में लगाना है। तो जिस दिन उसको शिक्षा का मूल्य समझ में आ जाएगा और वो अपने सजने संवरने की चीज को सेकेंडरी मान लेगी और शिक्षा को प्राइमरी मान लेगी, उस दिन वो खुद ब खुद इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उसको फिर किसी का। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे आप ये देखते हैं कि प्रॉब्लम्स विद लॉ डिराइव फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ वुमन बीइंग व्यूड एज इंफीरियर इक्वल टू चिल्ड्रन। दीज आर द पॉइंट्स जो कि आप देखते हैं। सो आई जस्ट वांट टू से कि दीज आर द पॉइंट्स विच आई हैव टू गो, या विच आई हैव टू रिमेम्बर। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की एक और भी जो चीजें रही हैं कि व्हेन यू सी कि इंफीरियरिटी या ये सब चीजें, दे नीड टू बी टॉट सेल्फ डिपेंडेंस। दूसरा पॉइंट क्या निकल करके आ रहा है, सेल्फ डिपेंडेंस। उसके पहले क्या था, इंफीरियरिटी, नाउ यू सी सेल्फ डिपेंडेंस। द आइडिया दैट इक्वल divinity to new heights because it would help fulfill the lives of both men and women is reinforced by looking at historical evidence where men and women were equally divine, including Christianity with its male and female saints। एक उन्होंने ये अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो वहां पे जो है क्या है, वहां पे जो सेंट्स है वो मेल भी है और फीमेल भी है, जैसे सेंट मेरी, सेंट कैथरीन और सेंट मदर टेरेसा। इस तरह का सेंटहुड में भी जो है अगर आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट इस तरह की चीजें नजर आती है। नॉट ओनली इन क्रिश्चियनिटी, चूंकि वो क्रिश्चियन रही है इसलिए उन्होंने बाइबल के पर्सपेक्टिव से बात किया। इवन इन सनातन धर्म में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स स्कॉलर्स मिल जाएंगे, घोषा, अपाला, ऋग्वेद में जिनका बड़ा जिक्र है जो है। तो जो जो कि जो है उस समय के तमाम बड़े ऋषि मुनियों से जिनका एक डायलॉग
डायलॉगिक कन्वर्सेशन आप कह सकते हैं, किसी भी मुद्दे पर हमेशा रहा है। मैत्रेयी थी, ऑल दिस थिंग। तो ऐसा नहीं रहा कि हमेशा किरदार जो दिखाया गया वो केवल सीता जी का, सावित्री जी का यही किरदार रहा है कि पतिव्रता के लिए। नहीं, यू फाइंड सम नोबल स्कॉलर्स। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या किया, पुरुषों ने ऐसी चाल चली कि उन्होंने जो है केवल उन्हीं कैरेक्टर्स को दिखाया जो कि एक अ, पत्नी मतलब आप कह सकते हैं कि वो पत्नी जो बड़ी लॉयल है। मैं नहीं कहता लॉयल नहीं होना चाहिए, लॉयल दोनों को होना चाहिए, लेकिन वक्त के साथ चीजें कैसे बदली उसका बात भी उन्होंने बताया। एंड इवन यू कैन जस्ट सी कि सेन फूड में जितना अपना चीजें हैं उसमें बहुत सारे नाम ऐसा देख सकते हैं। मध्य युग में मीराबाई का एक बड़ा कॉन्सेप्ट रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़े घराने की वो, लेकिन एक बड़ी स्कॉलर से डिवोटी, ऑल दिस थिंग्स। There are some good names in modern India. I got opportunity to deliver a lecture, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि how do you see masculinity? Do you see masculinity या do you see that masculinity is only the part of the male? हमने कहा नहीं, इंदिरा गांधी से बड़ा कोई मास्कुलिन नहीं हो सकता और महात्मा गांधी से बड़ा कोई फेमिनिन नहीं हो सकता इंडियन पर्सपेक्टिव में। इंदिरा गांधी ने को आयरन लेडी हम इसीलिए कहते हैं कि उनके अंदर मास्कुलिनिटी थी। अगर 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 जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की जो पोयम रही है झांसी की रानी के लिए एक समय, तो 20वीं शताब्दी का जो भारत होगा वो अगर वीरता में नारी वीरता में कभी किसी को याद करेगा तो दैट विल बी इंदिरा गांधी। एक एक बड़ा चीज रहा। क्यों, उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर का एक एक खून वतन पर निछावर है। तो ये बातें जब होती है तो ये मास्कुलिनिटी की ही बातें होती है कि लोग ये सोचते थे इस तरह का स्टेटमेंट डायलॉग केवल पुरुष ही दे सकता है। नो, नॉट एट ऑल। अगर आप स्त्री को ये कहते हैं कि वो दया करुणा का सागर है, स्त्री में जो है होना चाहिए, तो दया और करुणा की बातें गांधी से ज्यादा किसी ने भारत में नहीं किया होगा, जिसके मुरीद नेल्सन मंडेला भी रहे हैं। जो ये कहते हैं कि अगर कोई आपके गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आप दे दीजिए। तो उनसे ज्यादा जो है नॉन वायलेंट का मतलब आप कह सकते हैं कि प्रचारक या उसका सपोर्टर कौन हो सकता है। तो दीज थिंग्स वी सी, जहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर धर्म में और हर जगह, स्पेशली अपनी जो संस्कृति रही है उन सब जगहों पर भी इसकी झलक देखने को मिलती है, बट उसका इंटरप्रिटेशन सही से हम नहीं कर पा रहे। द आइडिया दैट इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमन वुड ब्रिंग डिविनिटी। अगर मेन एंड वुमन को इक्वल होना है तब उनको डिवाइन लव पर यकीन करना पड़ेगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है जो सेल्फिशनेस की भावना है उससे बाहर आना पड़ेगा। वुमन को एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा और उनको सेल्फ डिपेंडेंस की बात, सेल्फ डिपेंडेंस का मतलब ये कि आज की दुनिया में तो कोई भी सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकता है। कोई ये कह दे कि मैं अपने में आइलैंड हूँ और मेरा पूरा जीवन इसी आइलैंड में गुजर जाएगा, मुझे दूसरे की हेल्प नहीं चाहिए, इम्पॉसिबल। आज के पूरा टाइम में जब कंट्रीज इंडिपेंडेंट नहीं है तो एक सिंगल पर्सन आदमी इंडिपेंडेंट नहीं। सेल्फ डिपेंडेंस का सीधा सा मतलब है कि यू मस्ट नो योर आइडेंटिटी, यू डोंट टू बी अ सिटीजन, अ सेकेंड क्लास सिटीजन, you don't have any inferiority complex, you don't have you can say कि such type of negative point कि people are snatching your rights, you are mum silent, not raising your voice, are not going to against those things। तो ये सब important चीज रही। The idea that equality between men and women would bring divinity to new heights because it would help fulfill the lives of both men and women is reinforced by looking at historical evidence where men and women were equally divine, including Christianity with its male and female saints. Women, Fuller says, need not poetry or part to be happy, which they now have access to, but rather intellectual and religious freedom। बहुत बड़ी बात मेरी नजर में जो आज के जमाने में, इसीलिए कहा जाता है कि ग्रेट क्रिटिक्स को जरूर पढ़ना चाहिए और उस दिशा में जरूर पढ़ना चाहिए, उन सारे क्रिटिक्स को जिस पर आपको कोई बड़ा काम करना है। तो आप देखिए यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। फुलर ने कहा क्या, फुलर ने कहा कि औरतों को ये जरूरी नहीं कि वो अच्छी कविता लिखे, अच्छी कविता गढ़े या उनको बहुत शक्ति दे दी जाए टू बी हैप्पी। खुश होने के लिए जरूर नहीं कि उनके पोइट्री लिखने का मतलब कि अच्छी शायरा बने,
अच्छी पोयम्स लिखें, जज्बाती बातें करें, या उनको हार्ट ऑफ होम कहा जाए कि वो इस तरह से होती है। नो, टू बी हैप्पी विच दे नाउ हैव असेस टू, बट रादर, बल्कि उनको क्या जरूरत है, इंटेलेक्चुअल एंड रिलीजियस फ्रीडम इक्वल टू मैन। पोइट्री लिखने से औरत मेन के इक्वल नहीं हो जाएगी। असीमित पावर आ जाने से जो है, शक्ति आ जाने से कि वो जिम ज्वाइन कर ले, अच्छा खाना खाने लगे, बादाम खूब सारा खाए, तो वह मेन की इक्वल हो जाएगी। नो, नॉट एट। क्योंकि मेन को जो देखा जाता है उसको डिफाइन कैसे कहा गया, मैन इज द रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड। आदमी जो है ईश्वर का तार्किक तर्कशील प्राणी है। अगर वो तर्कशील प्राणी है तो क्या वुमन इज द इमोशनल क्रिएचर ऑफ गॉड? ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि क्या औरत जो है भावनात्मक प्राणी है? नो, नॉट एट ऑल। ईश्वर ने किसी में तर्क दिया तो दोनों में दिया, ऐसा नहीं कि किसी में दिया और किसी में नहीं दिया। तो ऑल दीज थिंग्स वी सी। तो अच्छी पोइट्री लिखने से, जिम ज्वाइन कर लेने से, बहुत ज्यादा मास्कुलिटी ला देने से वो इक्वल नहीं हो जाएंगी। अगर उनको इक्वल होना है तो उनको इंटेलेक्चुअल और रिलीजियस फ्रीडम दी जाए। ये कौन बात कहता है? फुलर कहती है। The transition of marriage in earlier times as that of convenience into a union of equal souls is discussed in relation to four types of marriage. करें कि द ट्रांजिशन ऑफ मैरिज, मैरिज का जो ये परिवर्तन का दौर है इन अर्लियर टाइम्स पहले, एज दैट ऑफ कन्वीनियंस इनटू अ यूनियन ऑफ इक्वल सोल्स इज डिस्कस्ड इन रिलेशन टू फोर टाइप्स ऑफ मैरिज। फोर टाइप्स ऑफ मैरिज की बात की जाती है, विच फुलर रैंक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। The first type, the household partnership, is merely convenience and mutual dependence. कह रहे हैं कि जो पहला है हाउस होल्ड पार्टनरशिप इज मियरली कन्वीनियंस, वह क्या है? सुविधाजनक है, इज मियरली कन्वीनियंस एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस। और दूसरा क्या है? म्यूचुअल, पारस्परिक संबंध। द मैन प्रोवाइड्स फॉर द हाउस, द वुमन टेंड्स टू इट। जो मैन है, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए शब्दों पे आप गौर करिए। द मियरली कन्वीनियंस इज मियरली कन्वीनियंस एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस, जो हाउस होल्ड पार्टनरशिप है। द मैन प्रोवाइड्स फॉर द हाउस, द वुमन टेंड्स टू इट। द सेकेंड टाइप इज म्यूचुअल आइडोलेट्री, वेयर द मैन एंड वुमन फाइंड इन द अदर ऑल परफेक्शन टू द exclusion of the rest of the world. The intellectual companionship is the next highest form of marriage. The intellectual companionship is the next highest form of मैरिज। मैरिज का जो दूसरा रूप है वह कौन सा है? वह इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप है। द इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप इज द नेक्स्ट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज। इन दिस मैन एंड वुमन आर फ्रेंड्स। जो इंटेलेक्चुअल होगा मैरिज, उसमें क्या होगा? मैन और वुमन क्या होंगे? वो फ्रेंड होंगे, कॉन्फिदा होंगे इन थॉट एंड फीलिंग with a mutual trust but rarely love. This is another important point. Above all of these forms is the highest marriage, the religious union. और इनमें से जो सबसे हाईएस्ट मैरिज वाला है वह कौन सा? वह रिलीजियस यूनियन है, जो धार्मिक रूप से उनको एक करता है, या जो धर्म के का जो धर्म ने जो मैरिज का स्ट्रक्चर तैयार किया। आई जस्ट वांट टू टेल यू टू थिंग। अगर इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप होती है या उसके आधार पे मैरिज का जो फॉर्म ऑफ मैरिज होगा, उसमें मैन और वुमन क्या होंगे? दोस्त हो सकते हैं, एक दूसरे के हमराज और हम सफर दोनों हो सकते हैं, कानफिदा भी हो सकते हैं, और वो उनके जिंदगी भर के हम सफर हो सकते हैं। वो एक दूसरे के थॉट और फीलिंग्स को शेयर करेंगे, उनमें ट्रस्ट करेंगे, लेकिन उनमें लव नहीं होगा अगर इंटेलेक्चुअलिटी दिखाएंगे तो। क्यों? क्योंकि अगर रिश्तों में बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअलिटी होगी तो वह इंटेलेक्चुअलिटी में लव नहीं आएगा। लव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वह जो लव होगा वह बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि लव का सीधा संबंध हार्ट से है। और जब आप इंटेलेक्चुअलिटी दिखाते हैं तो आपका दिमाग चलता है, आपका दिल नहीं चलता है। सम्मान करेंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन लव उस लेवल का नहीं होगा जिससे आप कह सकते हैं कुछ चीजें। उन्होंने कहा, ये फुलर का विचार, आपका विचार अलग हो सकता है, हमारा विचार अलग हो सकता है, लेकिन किसी के विचार जानने से आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप होती है। यू फाइंड सम न्यू वर्ड्स, यू फाइंड सम न्यू स्टेटमेंट, यू इनरिच योर नॉलेज एंड देन यू कम टू नो कि बेटा फुलर इज राइट और नॉट।
और फुलर ने जितनी बातें कही, आपको ये हमेशा समझना है कि 21वीं शताब्दी के मेल और फीमेल को देख के उन्होंने नहीं कहा। उनके जमाने में ट्विटर नहीं था, उनके जमाने में फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप की दुनिया नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी जहाँ पे इस तरह का लव विच वी सी। उनका जो जमाना था 19वीं शताब्दी का जमाना था, जो बड़ा पारंपरिक रहा होगा। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रख करके बात करनी है। रिलीजियस यूनियन, it envelops the other three to include mutual independent, we have done। उसके बाद उन्होंने कहा कि इट इन्वेलप द अदर थ्री इंक्लूड म्यूचुअल डिपेंडेंस, आइडोलेट्री एंड रेस्पेक्ट। कह रहे कि 3 तरह से हमारे संबंध बनते हैं। म्यूचुअल डिपेंडेंस, हम एक के प्रति रूप से जो है म्यूचुअल डिपेंडेंस रहता है हमारा, दूसरे के प्रति हम जो है क्या होते हैं, एक म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है। दूसरा चीज ये रहता है कि आइडोलेट्री, कभी कभार हम इतना सम्मान देते हैं ऐसा लगता है एक दूसरे की पूजा ही करने लगे। एंड रेस्पेक्ट, द मैन एंड वुमन फाइंड देमसेल्फ इक्वल्स ऑन अ पिलग्रिमेज टुवर्ड्स अ कॉमन श्राइन। Fuller also makes a brief mention of life of old maids, often looked down upon because they are not married, but she says that they have the opportunity for close communion with the divine, which married people do not have to that extent। इन्होंने एक बड़ा चीज का इंपॉर्टेंस दिया, मैरिज का इंपॉर्टेंस दिया, और उस मैरिज में उन्होंने ओल्ड मेड्स का भी, कि बहुत सारी ऐसी ओल्ड मेड्स हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका जो है डिवाइन यूनियन नहीं था। डिवाइन यूनियन इन द सेंस कि ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति, उनका अटैचमेंट नहीं था। नो, नॉट दिस कि एक मैरिड कपल से ज्यादा उन्होंने इस चीज को समझा। Fuller then looks at the difference between man and woman in order to enforce that women need their intellectual and spiritual resources strength। ये एक उन्होंने बात कही है कि औरत को अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक रिसोर्सेज को मजबूत करना चाहिए। जो भी उसका जो है बौद्धिक और आध्यात्मिक रिसोर्सेज हो, उसको यो स्ट्रेंथ करे। शी सेज दैट द सोल्स ऑफ मेन एंड वुमन आर द सेम। औरत की जो आत्मा है और जो पुरुष की आत्मा है वह एक समान है, इवन विद डिफरेंसेस इन मास्कुलिटी एंड फेमिनिटी। उनका अपना जो अंतर है केवल मास्कुलिनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और फेमिनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुरुष में पुरुषत्व है, और जो जो फीमेल है उसके अंदर फेमिनिन गुण है। लेकिन कोई भी पुरुष केवल पुरुष नहीं है, हर पुरुष में नारी है और हर नारी में पुरुष है। जब लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से आप बात करते हैं, जैसे अगर आपने शी का यूज किया तो शी में पुरुष पहले से छुपा हुआ है, ही ऑलरेडी शी में है। अगर आपने जो है क्या किया, अगर आपने वुमन शब्द लिखा, वुमन में जो है मैन ऑलरेडी है, तो हर कहीं पे ऐसा नहीं है कि बगैर इनके उनका वजूद हो सकता है। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी जगह पर आप बात करेंगे। तो उन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने क्या कहा कि मास्कुलिनिटी की बात, फेमिनिटी की बात, ये सब अपनी जगह है, लेकिन दोनों के आत्मा एक है, दोनों को बनाने वाला ईश्वर है, इसलिए उसमें किसी तरह का द डिफरेंसेस आर नॉट बिटवीन मेन एंड वुमेन। दो या मंजू इज राइटिंग की पर मेन में नहीं है, मैं इस पे बात करूंगा अभी। Then you come to know what you come to know, the difference are not between men and women, तो for both have masculine and feminine। उन्होंने कहा कि कोई अंतर नहीं, दोनों में मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज है, बट आर बिटवीन इंडिविजुअल। और ये कोई नहीं कह सकता कि पुरुष में केवल पुरुष है और स्त्री में केवल स्त्री है, दोनों में दोनों मौजूद है। और सनातन धर्म का एक बड़ा कॉन्सेप्ट रहा अर्धनारीश्वर का, कि कोई भी चीज जो है, व्हेन यू सी द इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती जी का, तो देन यू फाइंड कि उसमें जो है अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट यू सी, कि कोई भी नारी पूर्णतया, कोई भी पुरुष पुरुष नहीं है, कोई भी नारी पूर्णतया नारी नहीं है, दोनों में देयर इज नो होली मास्कुलिन। उन्होंने भी कहा कि कोई भी आदमी पूर्णतया मास्कुलिन मास्कुलिन मैन नहीं है, नो प्योरली फेमिनिन वुमन, कोई प्योरली फेमिनिन वुमन नहीं है। द कंक्लूजन ऑफ द एसे इज दैट बिफोर अ ट्रू यूनियन कैन अकर,
ईच पर्सन मस्ट बी एन इंडिविजुअल, हर आदमी को इंडिविजुअल और सेल्फ डिपेंडेंट यूनिट का हिस्सा होना चाहिए। फॉर वुमन टू बिकम सच इंडिविजुअल men need to remove their dominating influence। अगर वुमन को सेल्फ डिपेंडेंट होना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो मेन है वो अपना डोमिनेटिंग नेचर को हटाएं। But women also need to claim themselves as self-dependent and remove themselves from man's influence। Fuller ends looking forward and making a call for the woman who will teach women to be individuals, who will teach women to be individuals। These are the points जो कि मेरी अपनी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और उस पर मैं बात करता। मैं फुलर के लेक्चर को और आगे लूंगा, लेकिन मैं यहीं पर ही इसे रखूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा इफ आई सी कि अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट ना हो एनालिसिस। मैं इसे आज ही कवर करना चाहूंगा क्योंकि बहुत वो नहीं, उतना ही मेन था जो मैंने अभी कराया है, बट आई विल गो विद अदर पॉइंट्स आल्सो। फुलर began writing her essay as she went on trip to Chicago। उनका जो एसे का बात थी वो खत्म हो गई। ये एसे कैसे आया, उन्होंने कैसे इसे लिखा, began writing her essay as he went on trip to Chicago। जब वो शिकागो ट्रिप पे गई थी 1843 ईस्वी में, तब उन्होंने ये एसे लिखने का सोचा। परहैप्स इंस्पायर्ड बाय अ सिमिलर एसे बाय सोफिया रिप्ले। शायद वो जो है सोफिया रिप्ले से प्रभावित थी। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। सोफिया राइप्ले ने सेम ऐसे लिखा, मतलब उसी थीम पर, द ग्रेट लासूट, मैन वर्सेस वुमन, वुमन वर्सेस वुमन। ये एक ऐसे है जो आपको भूलना नहीं है। वॉज ओरिजिनली पब्लिश इन सीरियर फ्रॉम द डायल, जो कि जो है डायल मैगजीन में पब्लिश हुआ था। द ट्रांसीडेंटल जर्नल फॉर विच फुलर सर्व्ड एज एडिटर, जिसकी की फुलर एडिटर भी रही है। पब्लिशर होरेस ग्रेली was impressed and encouraged Fuller to write it as full-length book after completing the expanded version renamed। और बाद में जो है वुमन इन द 19th सेंचुरी के नाम से एक किताब की शक्ल में आया। तो पहले यह ऐसे की शक्ल में आया था, लेकिन फुलर जो है इस ऐसे को कब लिखती है, जब वो शिकागो में यात्रा पर 1843 में गई थी। दूसरा चीज है सोफिया राइप्ले का है द ग्रेट लास्ट टूथ, ऐसे से शायद जो प्रभावित थी मैन वर्सेस वुमन, वुमन वर्सेस मैन जो हुआ था, और ट्रांसीडेंटल। इसके अलावा यूसी व्हाट यूसी की पब्लिशर होरेसिया फिर एक किताब की शक्ल में आता है। शी रोट टू अ फ्रेंड, उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखा, I had put a good deal of my true self in it, as if I suppose I went away now the measure of my footprint would be left on her। About one third of the book length version was new। Greeley assisted in its publication, released it as part of his cheerful books for the people series in February। All these things we see। So what I want to say कि बस इतना यहाँ पे जानना, वुमन इन द 19th सेंचुरी कब उन्होंने लिखा, 1847 में जब वो यात्रा पर थी शिकागो के। और एक और क्रिटिक है सोफिया राइकली, उनके एसे से प्रभावित रही है। उसके अलावा कुछ और बातें, लेकिन कोई ऐसा महत्वपूर्ण नहीं। देयर आर मेनी ट्रांसीडेंटलिस्ट आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द एसे बेस्ड ऑन फुलर्स स्ट्रांग डेडिकेशन टू ट्रांसीडेंटलिज्म। One of the main ideas is the cultivation of the individual, which to Fuller included women as well as men। The essay applies the idea of the individual to the enlightenment of all mankind। वो तो वही सारी बातें भी उन्होंने मैन और वुमन को इक्वल बताने की कही है, सेल्फ इंडिपेंडेंस की बात कही हुई है, और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से दूर रहने की बात कही हुई है। उसके बाद कुछ बातें हैं, द ग्रेट लासूट आल्सो मेक्स रेफरेंसेस टू द एबोलिशनिस्ट मूवमेंट। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना ऐसा कुछ करना है। और आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना था जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सब मैंने आपको बता दिया है। एक एक किताब का नाम है, मैं इस पर भी बाद में बात करूंगा। मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन, और जॉर्ज इलियट इन हर 1855 ऐसे मार्गरेट फुलर एंड मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट। जॉर्ज इलियट ने एक ऐसे लिखा था, मार्गरेट फुलर एंड मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट का किताब अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन, ये कहा जाता वहीं से शुरू हुआ था। वुमन इन द 19th सेंचुरी, इस किताब का आपको ध्यान में रखना है।
The Great Lawsuit and Woman in the 19th Century is the assertion of the feminine through a female form। कर ये ऐसी किताब है वुमन इन द 19th सेंचुरी जो ये बताती है कि फेमिनिन को फीमेल फॉर्म से देखा गया, सेंटिमेंटलिज्म रादर देन थ्रू अ मास्कुलिन फॉर्म, ना कि मास्कुलिन फॉर्म से देखा गया है। यह एक ऐसी किताब, दोनों ऐसे ऐसे रहे हैं जिसमें फेमिनिन को फीमेल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उसकी लेखिका भी औरत रही है, वो वैसी जिंदगी जी है, उन्होंने देखा कि उनके पीछे रहने में क्या क्या रीजन था, उस पर्सपेक्टिव से लेकर के बात की गई है। बाकी कुछ नहीं, इसमें पूरा जो आपको ध्यान में रखना, केवल 3 टेक्स्ट का, एक टेक्स्ट है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन बाय मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट का है, वुमन इन द 19th सेंचुरी मार्गारेट फुलर का है। ये हो गया जो आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ नाम दिए गए, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा, जैसे एन 1860 ऐसे कलेक्शन हिस्टोरिकल पिक्चर्स रीटच्ड बाय कैरोलाइन हीले डाल कॉल्ड फुलर्स वुमन इन द 19th century doubtless the most brilliant complete and scholarly statement। ऑल दिस थिंग यू कैन गो अपने आप से, लेकिन बहुत मेरी नजर वो नहीं है कि इसमें कोई बहुत ऐसा है। मिरियम स्कीनर का किताब फेमिनिज्म द इसेंशियल हिस्टोरिकल राइटिंग, ये भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। सो आई हैव डन। अगर आपका कोई इशू है तो यू कैन जस्ट से, एंड आई डोंट थिंक बड़ा मार्गरेट का नाम है उनका जो विचार आई शेयर्ड विद, एंड इफ यू हैव एनी इशू अ प्रॉब्लम जस्ट आस्क या समथिंग टू कंक्लूड इट। I think I have to conclude. Thanks for giving your time, your precious time। Thanks Mansi, thanks Manju, Manju is writing. Thanks, thanks Yogita, thanks Shiva। Okay, we'll meet you soon। Okay.